नमस्कार दर्शकगण। प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं इंद्रजीत सिंह जी से बात हो रही है यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन के बारे में। पहले भी आपने इनसे सुना है हिंदी फिल्म जगत के महारथी महाकवि शैलेंद्र जी के बारे में, और अब उसी रास्ते में आगे बढ़ते हुए अगला पड़ाव जो आता है वो है गोल्डी का विजय आनंद जी। विजय आनंद जो कि चेतन आनंद और देवानंद के छोटे भाई थे और ज़्यादा मशहूर थे गोल्डी के नाम से। वो एक बहुत ही अव्वल दर्जे के फिल्म डायरेक्टर थे और निर्माता में निर्देशक के रूप में जो उन्होंने फिल्में बनाई हैं कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। वो हमेशा उनकी तारीफ की जाएगी। तो आज हम बात करेंगे विजय आनंद जी के साथ शैलेंद्र जी का जो संपर्क रहा, और इस मशहूर जोड़ी ने मास्टरपीस गाइड तो बनाई जो कि 1965 में आई, लेकिन उससे पहले काला बाजार भी, और इन दोनों के साथ में एस.डी. बर्मन साहब का भी जोड़ था। तो अब आप इस वीडियो में, इस बातचीत में इंद्रजीत जी उल्लेख करें, खुलासा करें कि शैलेंद्र एक तरफ और गोल्डी और एस.डी. बर्मन, इनके बारे में और इनके तीनों के सहयोग से हिंदी फिल्म जगत को क्या क्या सितारे जैसी फिल्में मिली जो हमेशा आसमान पर कायम रहेंगी। नमस्कार सर, मेरा सौभाग्य है कि आपसे बात कर रहा हूँ और आपके माध्यम से दर्शकों तक मेरी बात शैलेंद्र जी को लेके जो हो रही है पहुंचेगी। और आपने विजय आनंद जी, एस डी बर्मन और शैलेंद्र के योगदान के बारे में सवाल पूछा है, क्योंकि जब मैं किताब लिख रहा था शैलेंद्र के योगदान पर तो मुझे लगा कि किताब प्रमाणिक तभी होगी उनसे जुड़े हुए जो फिल्म अभिनेता हैं, फिल्म संगीतकार हैं, फिल्म गीतकार हैं, गायक हैं या निर्देशक हैं, उनसे बात की जाए। क्योंकि विजयानंद साहब जिनको गोल्डी कहा जाता है और उन्होंने काला बाजार बनाई थी 1960 में, जिसके गाने बड़े हिट हुए थे। और मुझे तो याद है हमारे घर में भी सर एक ग्रामोफोन था, जी। तो मुझे याद है 1966-67 के, ये फ़िल्म तो 1960 में आई थी। होता क्या है कि हम लोग, क्योंकि 1966-67 में मैं क्लास 1-2 में ऐसे ही पढ़ता था, तो घर में ग्रामोफोन था, तो हमने वो उससे पहले होता है ना, वो पहले हवा जी हाँ। भरते थे, उसके बाद वो काला-सा तवा उस पर रखा और उसमें नीडल मास्टर्स रखी। वॉइस जी। तो ये गाना बचपन का मेरे सुना हुआ है कि खोया खोया चाँद खुला आसमां, हमको भी सारी कैसे नींद आएगी। तो ये गाना जो सुनते थे, देखिए अब देखिए हम लोग तो क्लास 1 में थे, तो हम लोगों को वो गीतकार तो लिख रहा है कि खोया खोया चाँद, यानी कितना पर्सोनिफिकेशन, आप देखिए मानवीकरण का कितना सुंदर उदाहरण है। लेकिन उस ज़माने में जो क्लास 1 का पढ़ने वाला बच्चा, उसको क्या पता मेटाफर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। हमने तो मम्मी से सुना था कि वो गुजिया बनती है, उसमें खोआ डलता है। तो हमें लगा ये खोया जो है, वो खोया की बात हो रही है, उस मामले की बात हो रही है। तो क्लास 1 के बच्चे की इमेजिनेशन होती है खोया खोया चाँद। तो हम लोग जो है कि चाँद भी खोया से बना हुआ लगता। तो वो एक देखिए बच्चे की कल्पना जो है इस गाने से जुड़ी हुई है। बाद में जब बड़े हुए तब पता लगा, अरे भाई इस गाने का क्या अर्थ शैलेंद्र ने कितना गज़ब ढाया है कि चाँद भी खोया खोया हुआ। कि होता क्या है कि प्रेमिका के प्रेम में जो है प्रेमी खोया हुआ नज़र आता है, लैला के प्रेम में जो है, जो मजनू है तो दीवाना हो जाता है, रांझा दीवाना हो जाता है हीर के, और हीरामन भी दीवाना ही रहता है, हीराबाई जो कि तीसरी कसम की नायिका थी। तो वो हर युग में होता है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए दीवाना। तो ये गाना तो देवानंद जो है वो वहीदा रहमान के लिए गाते हैं उसमें कि खोया खोया चाँद खुला आसमान। और कितना सुंदर रूप है, कितना सुंदर उन्होंने सिमली और कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया शैलेंद्र ने। और एस डी बर्मन की धुन जो है, बस जो देवानंद साहब पे फिल्माया गया है, तो वो सारे मिल के, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि किसी भी गीत के कामयाबी में मैंने पहले भी कहा कि 4 जी। शब्दों का, 4 चीज़ों का बड़ा योगदान होता है। एक सुंदर अल्फ़ाज़, मानीखेज़ अल्फ़ाज़ होने चाहिए, जी। सुरीला साज़ होना चाहिए, मधुर आवाज़ होनी चाहिए, और सुनहरे सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर कलाकार के जो अभिनय का अंदाज़ होता है, ये चारों मिल कर के उस तभी गाने को मास्टरपीस बनता है। ऊँची परवाज़ तभी देते हैं। और गाना मास्टरपीस, बिल्कुल सर आप ठीक कह रहे हैं, कालजयी तभी होता है। खोया खोया चाँद
आज भी देखिए 1960 में फ़िल्म आई थी, आज 66 साल हो गए हैं, 66 ईयर हो गए हैं। तो आप देखिए 66 ईयर के बाद भी आज भी गाना कभी बजता है तो हमारा मन भी खोने सा लगता है। तो उस गाने के प्रति एक आकर्षण पैदा होता है। और गाना देव साहब की अदाओं की वज़ह से भी इस गाने को ऊँची परवाज़ मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि केवल गाना लिखने वाले के कमाल नहीं होता, सजाना भी काम होता है। अभी आशा जी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, आशा भोसले जी का, तो उनसे पूछा एक इंटरव्यू लेने वाले ने कि आशा जी आप ये बताइए कि गाना तो देखिए सब मिलके होता है। एक कलाकार पहले मतलब एक गीतकार, शायर गाना लिखता है और फिर एक धुन बनाई जाती है, फिर आप लोग गाते हैं। तो आप बताइए कि इन तीनों में किसका इम्पोर्टेंट रोल है? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। मैंने कहा देखिए हमारा जो काम है, जो बड़ा काम जो होता है वो गीतकार का होता है। बोल जो हैं वो इम्पोर्टेंट, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और हमारा काम होता है उसको जैसे सोल जो है वो तो आत्मा जो है वो तो एक तरह से जिसको आप ये कहिए कि और शरीर को आप धुन मान लीजिए और उस शरीर को सजाना जो होता है यानी उसका श्रृंगार कपड़े पहनाते हैं यानी गायकी जो है वो परिधान की तरह है, ड्रेस की तरह है और श्रृंगार जो करते हैं। तो बहुत हमारा अच्छा। काम केवल उस शरीर को सजाना होता है। तो बड़ा सुंदर बात कही कि उन्होंने तीनों का एक अपना जो कि बिल्कुल खाली हो नंगा शरीर हो तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब सुंदर आभूषण होते हैं, उसमें परिधान होते हैं, कपड़े होते हैं, तो वो और भी सुंदर खिल के आता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कि गायक का भी अपना रोल बताया, जो उसके अल्फाज होते हैं, उनका भी रोल है और संगीतकार का भी अपना रोल है। तो ये तीनों मिल कर के जो है, मैं भी हमेशा कहता हूँ कि जैसे दिया है और दिए के अंदर बाती है, बाती में तेल है। तो ये तीनों मिल के जो है प्रकाश देते हैं। तो प्रकाश हम तक तब पहुँचता है, दिया नहीं होगा, केवल बाती है तब भी काम नहीं चलेगा। बाती है, दिया नहीं तब भी काम नहीं चलेगा। दिया बाती है लेकिन तेल नहीं है फिर भी काम नहीं चलेगा। तो प्रकाश लाने के लिए एक अच्छा गाना बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दीपक भी होना तो चाहिए, ये तालमेल बाती जो भी होनी होता था शैलेंद्र जी का गोल्डी के साथ, जी। तो उस विषय में भी कुछ आप प्रकाश डालें। ये मैं बिल्कुल उसी पे जी। पॉइंट आ रहा हूँ। तो जब मैंने विजयानंद जी से बात की कि भाई शैलेंद्र के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, आप उनके बारे में थोड़ा क्योंकि आपने उनके साथ 3 फ़िल्मों में काम किया है और काला बाज़ार है, गाइड है और जल थी। तो मैं चाहता हूँ इन तीनों फ़िल्मों से जुड़े हुए जो उनके गाने और उनकी जो यादें हैं साथ, तो बहुत खुश हुए, बोले बिल्कुल, बिल्कुल बात करूँगा। बोले देखो काला बाज़ार तो हम बना चुके थे, उसके बाद हमने गाइड जब फ़िल्म शुरू की, तो हमने एसडी बर्मन तो हमारे परमानेंट हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर थे, ज़्यादातर हम उन्हीं रखते थे, उन्हीं को लिया हमने। लेकिन हमने शुरू में गीतकार के तौर पर हसरत जयपुरी को लिया। हसरत जयपुरी ने 2 गाने लिखे, एक गाना हमने रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन रिकॉर्ड होने के बाद जो है, वो मुझे भी पसंद नहीं आ रहा था और हमारे भाई, जो बड़े भाई जो फ़िल्म के हीरो थे, उन्हें भी देवानंद। पसंद नहीं आया और हमने बर्मन दादा से कहा कि भाई देखो ये फ़िल्म की जो सिचुएशन के हिसाब से उतना ये गाना सूट नहीं कर रहा है, इसको आप ऐसा करिए कि हसन साहब से फिर से लिखवाइए। और उन्होंने हसन साहब से जो एसडी बर्मन, सचिन देव बर्मन साहब ने हसन साहब को बुलाया, उन्होंने कहा भई निर्माता जो निर्देशक हैं और जो अभिनेता हमारे देव साहब हैं और अभिनेता भी हैं और निर्माता भी, उनको पसंद नहीं आ रहे बोल तुम्हारे, इसको जो है तुम बदलो, नए सिरे से लिखो। कोई बात नहीं है, थोड़ा पेमेंट तो तुम्हें मिल ही रहा है, मिलेगा और मिल मिल चुका है, कुछ तो किस्तों में पहले मिल जाता है एडवांस में। तो वो थोड़े-से नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा, "अरे भाई वो जो राजू गाइड है, उसका कैरेक्टर ही ऐसा है तो अब शब्द मैं नहीं कहना चाहता।" तो कह रहे उसके लिए यार इससे बढ़िया उस आदमी के लिए इससे बढ़िया क्या गाना हो सकता है? यही है, बस यही चलेगा। तो जब वो देवानंद को बात पता लगी, विजय साहब को पता लगी तो उन्होंने वो नाराज़गी से कहा कि नहीं, नहीं, अब हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने बताते ये हैं कि हसन साहब का जो ₹25,000 का टोटल पेमेंट था, जो तय होता है पूरी फ़िल्म के लिए ₹25,000 देना है। तो उन्होंने ये भी था गाने केवल 2 ही लिखे थे, पिक्चराइज़ भी नहीं हुआ था, 1 ही रिकॉर्ड हुआ था। तो उन्होंने एक ही गाने के लिए वो पूरे 25,000 वो शर्तें होती हैं कि अगर एक बार अनुबंधित हो गया है और काम शुरू हो गया है, तो पेमेंट पूरा करना पड़ेगा। तो कह रहे भाई हम लोगों ने पूरा भुगतान उनको कर दिया और उसकी बजाय हुआ जब गाना कौन लिखेगा? तो हम शैलेंद्र को लेके आए। तो पहली बार कह रहे हैं हम होटल में मिले, तो उसमें सचिन देव बर्मन थे, देव साहब थे, मैं था और शैलेंद्र थे। तो हमने उनको एक सिचुएशन समझाई कि सिचुएशन ये है कि जो रोज़ी है, जो नायिका है फ़िल्म की, वो थोड़ी-सी नाराज़ हो गई है और जी। अब वो देवानंद से फिर से उस तरह का प्रेम उसका नहीं रहा है, बेरुखी-सी हो रही है और इस भाव के ऊपर आपने वो गाना लिखना है।
जिस तरह से वो मार्को को छोड़ के चली आई थी, अब वो एक तरह से राजू गाइड के प्रति भी उसकी विरक्ति पैदा हो रही है, कुछ कारणों से। विरक्ति हो गई है। हाँ, अब वो थोड़ा एक तरह से उतना पसंद नहीं कर रही है नायक को, देवानंद को, तो इस सिचुएशन पर आपको लिखना। तो उन्होंने कहा उसी समय वो बैठे 5 मिनट लिया, तो उन्होंने फ़ौरन लिखा कि दिन ढल जाए, हाय रात न जाए, तू बहुत तो ना अच्छा। आए तेरी याद सताए। कह रही वो फ़ौरन गाना हम लोगों को सबको पसंद आया और एसडी बर्मन ने तुरंत जो है उन्होंने कहा ठीक है उसको कंपोज़ करते हैं। तो कह रहे इस तरह से वो 5 मिनट में ही वो गाना उन्होंने तैयार कर दिया और हमने उसको पिक्चराइज़ किया। कह रहे उसके बाद ये हुआ कि मैंने उनसे कहा कि सब एक गाना और है, जो यहाँ आपकी हम एक तरह से एक्सपर्टाइज़ देखना चाहते हैं कि आप कैसे करते हैं और ये एक तरह से लैंडमार्क गाना होगा हमारी फ़िल्म का और ये बड़ा गाना। और गाना ये है कि इसमें रोज़ी जो है, वो मार्को जो उसका पति है, जो उससे प्रेम नहीं करता, वो एक तरह से केवल शारीरिक संबंध से ही सीमित है, उसकी आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, मन के साथ उसका कोई संबंध नहीं है और एक स्त्री जो है, वो तब तक नहीं जुड़ती एक व्यक्ति के साथ जब तक वो तन, मन, धन पूरी तरह से जैसे कहते हैं कि मन, वचन, कर्म से अगर आप नहीं जुड़ते हैं तब तक वो संबंध नहीं। तो वो एक तरह से उसको एक वस्तु की कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करता है और बाकी उसका वो सम्मान नहीं देता, हमेशा अपमान करता है, उसकी रुचियाँ जो हैं उनको सम्मान नहीं देता, वो डांस करना चाहती है उसके लिए हमेशा गाली-गलौज करता है। तो अब आप वो उसको छोड़ के जा रही है, उसके ऊपर आप लिखें और राजू गाइड के जीवन में उसके ऊपर झुकाव पैदा हो रहा है, इस पे आपको गाना लिखना। तो फिर वो शैलेंद्र जी ने थोड़ा समय लिया और फिर वही बहुत सुंदर गीत उन्होंने हमें दिया, काँटों से खींच के आँचल, तोड़ के बंधन बाँधी बादल, दिल ये चला, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। करीब ये गाना जो है बड़ा अद्भुत गाना है। तो ये देखिए शैलेंद्र की कला का एक तरह से उनकी एक बड़े कलाकार थे, उस नाते ही उन्होंने इतना खूबसूरत गीत मेरी सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने लिखा। और ये तो कह रही एक बात और बता रहे थे, बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूँ। कह रहे हुआ क्या नहीं, होता क्या है कि जब हम लोग लिटरेरी वर्क के ऊपर काम करते हैं, कुछ मतलब अच्छी साहित्यिक कृतियों के ऊपर जब हम कोई फ़िल्म बनाते हैं, तो एक ये भी एक प्रचार सा हो जाता है कि अरे भई ये फ़िल्म जो बन रही है, वो एक लिटरेचर का पीस है, आम आदमी के मतलब की नहीं। तो कह रहे ये भी एक दुष्प्रचार हो गया। हमने आर के नारायण साहब की द गाइड के ऊपर फ़िल्म बनाई, तो लोगों को लगा है तो लिटरेचर का मामला है, केवल चुने हुए लोगों के लिए फ़िल्म है। कह रहे दूसरा ये भी र्यूमर फैल गया कि इसमें क्योंकि फ़िल्म बनती है तो भाई बहुत सी चीज़ें मैगज़ीन में छपती है, अखबारों में आती हैं, पब्लिसिटी भी थोड़ी होती है, लेकिन आ ही जाती हैं बातें बाहर। और हुआ ये कि उन लोगों को लगा कि इसमें देवानंद साधु बन गए हैं और साधु अब देवानंद इतना बड़ा रोमांटिक हीरो और वो फ़िल्म में साधु बना हुआ है, तो कैसे प्रेम करेगा वो? तो कह रहे लोगों को ये भी एक हुआ, कह रहे फिर हमने जब फ़िल्म बन गई, तो हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को बुला के दिखाई। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर तैयार ही नहीं हुआ। बोला अरे देवानंद तो इतना रोमांटिक हीरो है, आपने उसको साधु बना के दिया और उसको अंत में मार भी दिया है। ये फ़िल्म हम नहीं खरीदें। तो कह रहे हम तो बड़े परेशान हो गए, 2-3 महीने तक जो है फ़िल्म बिकी नहीं। इतनी बड़ी फ़िल्म, इतना बड़ा म्यूज़िक, इतना बड़ा स्टार देवानंद देखिए, वहीदा रहमान कितने बड़े-बड़े वो अपने समय के बड़े एक आइकन थे। लेकिन देखिए फ़िल्म क्योंकि वो एक बड़े नॉवल और लिटरेरी नॉवल पर बेस्ड थी, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर तो बाज़ार चाहते हैं पूरी तरह से कि वो बिल्कुल ग्लैमराइज़ चीज़ें चाहते हैं। तो कह रहे हमें बड़ा समय लगा। अल्टीमेटली हम लोग भी डिसअपॉइंट हो गए कि भाई करें क्या? कह रहे उसके बाद पहले शुरू में 2-3 लोगों को दिखाई थी, बाद में फिर ये हुआ कि और लोगों ने फ़ोन किया कि हम भी देखना चाहते हैं। तो कह रहे हमने सोचा कि अब फ़िल्म नहीं दिखाएँगे। उसका एक ही तरीका है फ़िल्म ना दिखाओ, केवल गाने दिखाएँ। कह रहे हमने 2 गाने सेलेक्ट किए कि बस ये 2 गानों को सुनो, देखो और उसके आधार पर निर्णय लो। कह रहे हमने 2 गाने शैलेंद्र के गाने सारे ही गाने शैलेंद्र के थे। एक तो गाना पिया तो से नैना लागे रे, वो गाना बहुत लंबा गाना है। उसमें क्या है कि सुबह की जो प्रभात का बेला उस पर गा एक अंतरा है, रात का चाँदनी का एक दिवाली पर है, एक होली का है। तो कह रहे वो भारतीय उत्सवों से भी जुड़ा था और भारत की जो सुबह और शाम के जो सीन थे और वो वहीदा जी ने इतने सुंदर नृत्य किया हुआ उस गीत के ऊपर। और दूसरा गाना भाई देवानंद के ऊपर था जिसमें वो साधु वाला नहीं है, बिल्कुल रोमांटिक जैसा ही था। था कि वो गाना था किशोर कुमार की आवाज़ में, गाता रहे मेरा दिल, तू जी। ही मेरी मंज़िल। कह रहे जब ये दिखाया उसमें वो साधु वाला मामला ही नहीं था, वो तो बिल्कुल एकदम हीरो की तरह ही गा रहे हैं, हीरो-हीरोइन की तरह। कह रहे इन दोनों गानों को देख के जो डिस्ट्रीब्यूटरों का थोड़ा-सा झुकाव पैदा हुआ। तो फिर 1 आए, फिर 2 आए, फिर धीरे-धीरे जो है बात बढ़ी और फिर धीरे-धीरे वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हुई और फ़िल्म रिलीज़ हुई और फ़िल्म कामयाब हुई। वो सिल्वर जुबली फ़िल्म हुई थी और उससे भी ज़्यादा उसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, उसको फ़िल्म फेयर के बहुत सारे पुरस्कार मिले। उसमें
देव साहब को मिला, उसमें डायरेक्टर को मिला और बेस्ट फ़िल्म का अवार्ड मिला। जी। और लेकिन हालाँकि ये दुर्भाग्य रहा कि शैलेंद्र को इस फ़िल्म के लिए पुरस्कार नहीं मिला था, एसडी बर्मन को भी नहीं मिला था। लेकिन ये है कि जो दूसरे लोगों को मिला, जैसे उसमें हीरो को मिला, हीरोइन को मिला, हाँ, बिल्कुल। प्रोड्यूसर को मिला, डायरेक्टर को और मिला और इसमें कहानीकार को मिला, कोई कहानी को मिला। संदेह नहीं कि फ़िल्म की कामयाबी में शैलेंद्र का बहुत बड़ा हाथ था। बहुत बड़ा है। वो बहुत। खुद कह रहे थे कि इसमें उनको मिलना चाहिए था, लेकिन अब जूरी है, सब सारे पुरस्कार एक ही फ़िल्म को भी नहीं दिए जा सकते क्योंकि बाकी सारी और ये भी मैं बताना चाहता हूँ उसमें प्रतिस्पर्धा में जो गाना था, वो गाना वास्तव में आज भी लोग पसंद वो हसरत जयपुरी का था। वो फ़िल्म थी सूरज, जी, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। जी। तो इस गाने को जो है मतलब वो एक तरह से वो पुरस्कार दिया गया था। अब बहुत देखिए अच्छा। गाना बहुत सुंदर है, आप जी, जूरी के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, बहुत सुंदर गाना है। हालाँकि गाइड के गाने मीनिंगफुल ज़्यादा हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि आम आदमी उन्हीं चीज़ों को पसंद करता है, जो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। बहारों फूल बरसा वास्तव में बड़ा आइकन गाना है, बहुत मैं मुझे बड़ा पसंद बिल्कुल। है, अद्भुत गाना है। आज भी बजता है शादी-ब्याह में और बड़ा सुंदर गाना है और इसकी धुन भी बहुत अच्छी है और रफ़ी साहब ने क्या कमाल का गाया है और हसन साहब ने बहुत सुंदर लिखा है, कमाल का गाना। तो ये उसके बाद फिर एक प्रसंग मैं और थोड़ा-सा बताता हूँ। फिर उन्होंने बोले कि इसके बाद हमने ज्वेल थीफ शुरू की, तो हमने फिर शैलेंद्र को अनुबंधित किया जी, और एसडी बर्मन, वही देवानंद और हीरोइन हमने वैजंती माला को रखा। जी, कह रहे हैं हमने उनसे उन्होंने 2 गीत हमारे लिए लिखे। तो एक तो रुला के गया सपना मेरा जी। और एक गाना और लिखा था जो पिक्चराइज़ नहीं किया गया था। अच्छा। कह रहे लेकिन मैं चाहता था कि होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, ये गाना जो लिखवाना चाहता था इस सिचुएशन पे जी, लेकिन वो गाना शैलेंद्र लिख नहीं पाए क्योंकि वो बीमार थे, तीसरी किस्म चल नहीं पाई थी, वो फ़िल्म फ्लॉप हो गई थी। जी, उसकी वजह से उस गम में ही डूबे हुए थे, तो वो जब भी जाओ तो वो बिल्कुल अपने घर पे कह रहे मैं घर पे कई बार उनके गया और हर बार ये होता था नहीं आज बीमार हैं, अभी कभी बेटी उनकी आती, कभी बेटा आता, कभी उनका गार्ड आता कि साहब है नहीं घर पे नहीं है, कभी घर पे नहीं है ऐसा कहते। और कह रहे मुझे मालूम था कि वो उस फ़िल्म के गम से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो कह रहे मैंने फिर उनको एक चिट्ठी लिखी, एक स्लिप उनके द्वारपाल को दी कि भई जाओ अपने साहब को। कह रहे मैंने लिखा शैलेंद्र जी अब जाग जाइए नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो कह रहे शैलेंद्र ने फिर लगा कि बहुत बीमार है तो उन्होंने लिखित में ही कहा कि भई मैं इस फ़िल्म में काम नहीं कर पाऊँगा। तो कह रहे इसलिए फिर हमने केवल एक ही गाना जो पिक्चराइज़ हुआ था, जो हमने लिया था, वो बहुत सुंदर गाना है और वास्तव में उनकी शैलेंद्र के जीवन की व्यथा कथा को भी बताता है, रुला के गया सपना मेरा। जी। शायद तीसरी कसम, हालाँकि उनको बड़ा गर्व था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये आपने बहुत ही शानदार एक खुलासा किया विजय आनंद और शैलेंद्र के बारे में और इसमें एसडी बर्मन भी जुड़े हुए थे। इसी तरह से ये बातचीत का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। देखते रहिए।